हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। देखिए, आज का जो चैप्टर है वह है यायावर साम्राज्य। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यायावर साम्राज्य क्या होता है और इसमें चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यायावर समाज के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं। इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, कुछ निर्णय स्रोतों से हमें चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में भी उपलब्ध हैं। तो दो यायावर साम्राज्य यानी अलग अलग साम्राज्य के जो विवरण हैं वो अ, इतिहासकारों ने जहाँ पर यात्राएं की हैं वहाँ के विवरण, और उन विवरणों के आधार पर चीन, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में अलग अलग इतिहासों को लिपिबद्ध किया गया है। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है, मतलब विरोधाभास है कि भाई यायावर साम्राज्य किसको कहा जाता है। लेकिन यायावर शब्द का जो अर्थ होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले लोग होते हैं। तो यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। तो देखिए, जो मध्य एशिया के जो लोग थे और मध्य एशिया के छोटे छोटे कबीले थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर आक्रमण करते थे और अपनी सत्ता स्थापित करते थे। इसीलिए उनको क्या कहा गया है, यायावर साम्राज्य कहा गया है। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेशों में 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज खान एक शासक हुआ है जो मंगोलिया में शासन करता था, ने मंगोल को संगठित किया। और मंगोल विविध जन समुदाय के एक निकाय थे जिनमें तातार, खितान, मंचू, तुर्की कबीले शामिल थे। तो मंगोलों वास्तव में चंगेज खान ने कुछ कबीलों को एकत्रित किया था, जिसमें कौन कौन से कबीले थे, तातार कबीले और खितान, मंचू और तुर्की कबीले शामिल थे। ये लोग पशुपालन का कार्य करते थे, शिकारी थे, संग्राहक थे, कृषि का कार्य नहीं करते थे। इन्हें मंगोल कहा गया है। नृजातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोलों को परस्पर जोड़ के रखा, यानी कि ये एक जैसी जाति के रहने वाले लोग थे और एक जैसी भाषा बोलने वाले कबीले थे। तो इन कबीलों को एक जगह चंगेज खान ने क्या किया, एकत्रित किया और कबीलों से एक सुसंगठित सेना का क्या किया, संगठन किया। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में स्थित चीन में जाना पड़ता था। तो देखिए, जहां पर ये कबीले थे वहां पर संसाधनों का अभाव था। अब जब संसाधनों का अभाव है तो किसी भी व्यक्ति को अपने व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा, और व्यापार जो है वो पास के देशों से होगा। पास के देशों से होगा तो वहां पर चीजों का, वस्तुओं का आवागमन होगा। और मंगोल के पास जो देश पड़ता था वह पड़ता था, चीन पड़ता था। तो ये चीन के साथ वहां का क्या करते थे, व्यापार करते थे, वस्तुओं का विनिमय करते थे। चीनी लोगों को यह शिकार किए गए पशु, घोड़े, फर देकर बदले में कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण लाते थे। तो चीन से किसका व्यापार करते थे, शिकार किए गए पशु, घोड़े और फर देते थे, और इसके बदले में वह कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण वहां से लेकर आते थे। आगे हम बात करें बर्बर शब्द के बारे में। तो बर्बर यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है गैर यूनानी लोग। तो बर्बर को गैर यूनानी लोग कहा गया है। यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे क्योंकि वहां पर संसाधन थे नहीं। तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वह चीन पर बार बार आक्रमण करते थे, नगरों को लूटते थे, और उनके आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने महान दीवार बनाई। तो जो चीन की महान दीवार बनाने का कारण है कि जो मंगोल से आक्रमण होता था, यायावर कबीलों से जो आक्रमण होता था, वो आक्रमण ना हो। चंगेज खां के बारे में बात करें तो चंगेज खां, जिसका प्रारंभिक नाम तैमुजिन था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम तैमुजिन था। 1206 तक उसने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था और स्टेपी क्षेत्र पर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। तो चंगेज खान ने अपने आसपास के जितने भी शत्रु थे उन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी, और स्टेपी क्षेत्र का जो भी मैदान था वहां का सबसे प्रभावशाली वो राजा बन गया, व्यक्ति बन गया। 1206 में कुरिलताई में एक सभा में उसे चंगेज खान, तो कुरिलताई की सभा में चंगेज खान या समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि से मंगोल का महानायक घोषित किया गया। तो चंगेज खान का नाम चंगेज खान कब पड़ा, तो चंगेज खान का नाम 1206 में कुरिलताई की एक सभा में उसे चंगेज खान या समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि दी गई।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक शासक की उपाधि किसको दी गई है, तो वह किसे दी गई है? चंगेज खान। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थीं। वह कुशल घुड़सवारी ने उसकी सेना को गति प्रदान की। घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था। घेराबंदी यंत्र, नेफ्ता बमबारी और अभियानों के दौरान हल्के व चल उपस्करों का उपयोग चंगेज खान ने मंगोलों को एक सशक्त, अनुशासित सैन्य शासक शक्ति के रूप में संगठित किया, जिससे उसके सैन्य अभियानों की सफलता तय हो गई। नई सैनिक टुकड़ियों को, जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी, नौयान कहा जाता था। तो चंगेज खान की जो नई सैनिक टुकड़ियां थी, जो उसके 4 पुत्रों के अधीन आती थी, उनका नाम क्या था? नौयान था। मंगोलियन जनजाति संस्कृति के विकास का 3 चरणों में अध्ययन किया जा सकता है। जनजाति कबीलों का आरंभिक काल, तुर्क और मंगोली कबीलों का संघर्ष, एकीकृत मंगोलियन साम्राज्य का काल और बुद्ध धर्म को अपनाना। तो मंगोलियन जनजाति की संस्कृति को हम 3 भागों में हम अध्ययन करते हैं। पहला भाग है जनजाति कबीलों का आरंभिक काल, तुर्क तथा मंगोल कबीलों का पारस्परिक संघर्ष किस तरह से होता है। एकीकृत मंगोलियन साम्राज्य का काल, मतलब एकीकृत मंगोल साम्राज्य बनता है, और फिर उसके बाद बुद्ध धर्म को अपनाने की जो कहानी है, उसे हम मंगोली जनजाति संस्कृति के रूप में जानते हैं। अपने राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखने के लिए फुर्तीली हरकरा पद्धति अपनाई गई। तो कौन सी पद्धति अपनाई गई? फुर्तीली हरकारा पद्धति अपनाई गई, यानी एक दूसरे से कांटेक्ट रखने के लिए, संचार रखने के लिए हरकारा पद्धति को अपनाया गया चंगेज खान के द्वारा। अपेक्षित दूरी पर निर्मित चौकियों में स्वस्थ और बलवान घोड़े, घुड़सवार संदेश वाहक तैनात थे। इसके लिए मंगोल अपने घोड़े या अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा कोबरकुर प्रदान करते थे। क्या करते थे? कोबरकुर प्रदान करते थे। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल का एकीकृत जनसमूह बन गया था, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। अपने साम्राज्य पर राजनीतिक प्रभुत्व होने के बावजूद संख्यात्मक रूप से मंगोल अल्पसंख्यक रहे। अपनी पहचान और विशिष्टता के लिए उन्होंने यास विधि संहिता को अपनाया। कौन सी विधि संहिता को अपनाया? यास विधि संहिता। देखिए, यास को प्रारंभिक स्वरूप में यसाक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया, और इसका अर्थ होता है विधि या आज्ञप्ति या आदेश। इसमें प्रशासनिक नियम है, आखेट, सैन्य, डाक प्रणाली का संगठन। तो यास विधि संहिता का चंगेज खान ने क्या किया था? उपयोग किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मंगोल के पतन के मौलिक कारण क्या थे? देखिए, उनकी जनसंख्या बहुत कम थी, वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे, आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना चाहते थे, और मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना मंगोल के पतन के मुख्य कारण थे। पहला कारण है, अगर आपसे पूछा जाए कि मंगोल के पतन के मुख्य कारण क्या थे, पहला कारण है उनकी संख्या बहुत कम थी, वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में उन्होंने मिलाना चाहा, और मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया गया, तो उसके कारण मंगोलों का पतन हो जाता है। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है। एक ओर यायावर लोग घुमक्कड़ होते हैं, तो दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थिति को दर्शाता है। देखिए, विरोधात्मक स्थिति यह है कि यायावर का मतलब होता है, कभी साम्राज्य को ऐसे नहीं होता कि यहाँ आज साम्राज्य कर लिया फिर कल नहीं किया, कहीं दूसरी जगह साम्राज्य कर रहे हैं। साम्राज्य का अर्थ होता है एक जगह रहकर शासन करना, और ये लोग थे आक्रमणकर्ता। ये विजित देशों को लूटते थे और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करते थे, और उसके बाद कहीं दूसरी जगह ये आक्रमण करते थे। तो ये आक्रमण करता थे, तो इसीलिए यायावर जो साम्राज्य की अवधारणा क्या है, विरोधाभास प्रतीत होती है। मुस्लिम साम्राज्यों के पतन के साथ साथ मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ, जिसका नाम था चंगेज खान। इसकी मृत्यु होती है 1227 ईस्वी में, और इसने मंगोलों को संगठित किया था। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग ओनोन नदी के पास हुआ। ओनोन नदी, उसका प्रारंभिक नाम तैमुजिन था, और पिता का नाम येसुजेई और माता का नाम ओलुन इके था, और उसकी पत्नी का नाम था बार्टे। क्या नाम था उसकी पत्नी का? नाम बार्टे था। तो इसका जन्म कहाँ होता है? मंगोलिया के ओनोन नदी के पास होता है इसका जन्म। प्रारंभिक नाम इसका तैमुजिन है, पिता का नाम येसुजेई है, और इसकी माता का नाम ओलुनिके है, और इसकी पत्नी का नाम बोर्टे है। मंगोल वस्तुतः जन समुदाय का निकाय था। चंगेज ने इन असभ्य व असंगठित कबीलों की एक सेना बनाकर संपूर्ण एशिया महाद्वीप में भयानक लूटपाट की।
और उत्तरी चीन पर अपना कब्जा जमा लिया। तो चंगेज खान बहुत बड़ा आक्रांता था, बहुत क्रूर आक्रांता था। चंगेज खान के नेतृत्व में मध्य एशियाई मंगोलों ने 13वीं व 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक प्रथाओं को परिवर्तित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और संचालन की प्रभावी पद्धति की स्थापना की। यह सत्य है कि चंगेज खान की सेना की शक्ति मंगोलों और तुर्कों के कुशल घुड़सवार के कारण थी। यानी चंगेज खान की सेना में कुशल घुड़सवार उपलब्ध थे, यही कारण है कि उसकी शक्ति ज्यादा थी। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और यायावर कबीले चीन पर लगातार आक्रमण किया करते थे। इन आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के उद्देश्य से महान दीवार का निर्माण करवाया गया था। 1206 ईस्वी में तैमुजिन ने अपने सभी शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। इसके साथ ही तैमुजिन को चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौमिक शासक या समुद्री खान की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया जाता है 1206 ईस्वी में। कहाँ पर? इसके बारे में हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चंगेज खान को समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया था। स्टेपी क्षेत्र में अनेक मंगोल कबीले बनाकर रहते थे। वे अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। चंगेज खान द्वारा उनकी अलग अलग पहचान को समाप्त कर दिया गया और एक ही साम्राज्य के अंतर्गत उनको ले लिया गया। मोंके चंगेज खान का पोता था। वह उसी की तरह पराक्रमी था। उसने फ्रांस के शासक लुई नौवे को चेतावनी दी थी कि वह मंगोलों पर आक्रमण करने का दुस्साहस न करे। चंगेज खान के 4 पुत्र थे। देखिए, मोंके नाम का जो पोता था, उसने फ्रांस के शासक लुई नौवे को चेतावनी दी थी कि वह मंगोलों पर आक्रमण न करे। वह भी एक पराक्रमी शासक था। चंगेज खान के 4 पुत्र थे। नवविजित लोगों पर शासन करने का दायित्व उसने अपने 4 पुत्रों को दिया और इस प्रकार 4 उलूस का गठन हुआ। किसका गठन हुआ है? 4 उलूस का गठन हुआ। मंगोल के अधीन इस व्यवस्था को कुबकुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुबकुर कहा जाता था। कुबकुर मतलब मंगोलों द्वारा विजित राज्यों में स्थानीय नागरिकों को नागरिक प्रशासक के रूप में भर्ती किया जाता था। परिणाम स्वरूप इस व्यवस्था से दूर दराज राज्यों को संगठित करने में सहायता मिलती थी। निशापुर के आक्रमण के दौरान एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। परिणाम स्वरूप चंगेज खान द्वारा निशापुर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि मंगोल राजकुमार की वहां पर हत्या हो गई थी। तो गुस्से में आकर चंगेज खान ने उस राज्य को ही समाप्त करने का क्या दिया था? आदेश दिया था। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ओगोदेई का शासन 1241 ईस्वी तक चला। उसने यायावर साम्राज्य का विस्तार एशिया में किया, किंतु उसकी मृत्यु 1241 ईस्वी में अचानक हो गई। स्टेपी के खानाबदोश लोगों ने अपने नेता चंगेज खान के अधीन नगरों को बुरी तरह से लूटा और उन्हें ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अनेक नगरवासियों की निर्मम हत्याएं भी की। इसके परिणाम स्वरूप चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी इन स्टेपी के गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखने लगे। चंगेज खान की महत्ता इस बात से आंकी जा सकती है कि तैमूर ने स्वयं चगताई वंश के आधार पर चंगेज खान का वंशज बताया था। तो तैमूर ने किसको, अपने आप को किसका वंशज बताया था? चगताई वंश के आधार पर चंगेज खान का वंशज अपने आप को बताया था, क्योंकि चंगेज खान को वो एक महान शासक मानता था। मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, कबीलाई लड़ाइयों, उन चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते, बाजारों को पुनर्स्थापित किया और इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषीय और बहुधार्मिक था। आधुनिक युग में मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 1921 में मंगोलिया गणराज्य की स्थापना हुई थी। आज के मंगोलिया में चंगेज खान को महान राष्ट्रनायक के रूप में देखा जाता है और वह मंगोल के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में पूजा जाता है। तो इस तरह से चंगेज खान ने अपने मंगोल जातियों के लिए बहुत उद्धार का काम किया और उन्हें शोषण से मुक्त कराया और अपने साम्राज्य की स्थापना की। और मंगोल साम्राज्य वर्तमान में मंगोलिया देश है, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो इस तरह से हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का जो यायावर साम्राज्य वाला टॉपिक था, कुछ ही समय में हमने समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस क्लास को एक बार और देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फास्टली रिवीजन के हिसाब से ये जो आपकी क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या पीजीटी, टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी मेंस, आईएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहली बार इस चैनल पर आने वाले जो स्टूडेंट है, यदि क्लास अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।